आरोप भाग एक में जो आपका अगला पाठ है वह क्या है, जामुन का पेड़, जिसके रचनाकार कौन से हैं, कृष्ण चंद्र जी हैं। तो सब हमें करना क्या है कि इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा अध्ययन करना है। तो आइए, कृष्णचंद्र जी का जन्म 1914 में, कृष्णचंद्र जी का जन्म 1914 में पंजाब के वजीराबाद गांव, जिला गुंजारा का। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक गिरजा एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली कहानी है, शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। सम्मान में यदि हम बात करेंगे तो साहित्य अकादमी सहित बहुत सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हैं। सन 1977 में इनकी मृत्यु हुई। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनमें उर्दू कथाकार कृष्णचंद्र का नाम भी क्या है, महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक संघ के से उनका क्या था, गहरा संबंध, जिसका असर उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिलता है। कृष्णचंद्र ऐसे गिने चुने लेखकों में आते हैं जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को भी रोजी रोटी का सहारा बनाया। कृष्णचंद्र की प्रारंभिक शिक्षा पुंछ, जम्मू और कश्मीर में हुई। उच्च शिक्षा के लिए सन 1930 में लाहौर आ गए और फार्मेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश किया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में MA किया। बाद में उनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय तक वो मुंबई में ही रहे। यूं तो कृष्णचंद्र ने उपन्यास लिखे, नाटक, रिपोर्टाज और लेख भी बहुत से लिखे, लेकिन उनकी पहचान एक कहानी के रूप में अधिक हुई। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने उनकी मशहूर कहानियां हैं। आईने के सामने की एक पंक्ति है, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का नहीं कि मौत बेरहम है, अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। उनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा। कैसी कथा है? हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैलाकर फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी, और यह कहानी उसका अनुपालन करती है। इसीलिए यह घटनाएं जो होती हैं, यहाँ की घटनाएं अतिशयोक्ति पूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं। विश्वसनीयता जो होती है, ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी जो तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती। इस व्यवस्था के संवेद शून्य और अमानवीय होने के पक्ष भी हमारे सामने आते हैं। तो आइए, जामुन का पेड़ क्या है, हास्य में जो कथा है उसका हम अध्ययन करते हैं। रात को बड़े जोर का झक्कड़ लगा। रात को क्या हुआ? बड़े ही जोर का झक्कड़ लगा। आंधी आई। सेक्रेटरिएट के लान जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। आंधी आई तो जामुन का एक पेड़ गिर पड़ा। सवेरे को जब माली ने देखा
उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया, क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लान में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। एक क्लर्क बोला, एक क्लर्क क्या बोला, बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोला, मैं फलों के मौसम में झोली भर कर ले जाता था। फलों का जब मौसम होता था तो झोले भर कर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुनें इतनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क जो था लगभग रुआसा होकर बोला, मगर यह आदमी माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है। दूसरा चपरासी बोला, नहीं मैं जिंदा हूं। दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा, नहीं मैं जिंदा हूं। जिंदा है? एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया कि पेड़ को हटाकर जल्दी से इसे निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला कि मुश्किल जान होता है, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। क्या मुश्किल है? माली बोला, क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो भी 15-20 माली चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जो, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला, मैं अंडर सेक्रेटरी से पूछ तो लूं पहले पेड़ हटाना है कि नहीं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया। एक आदमी पेड़ के नीचे दब रहा है और उनकी प्रक्रिया निरंतर चल रही है। ज्वाइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्ट्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने ज्वाइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने क्या किया, डिप्टी सेक्रेटरी से कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा। फाइल चलती रही, इसी में आधा दिन, फाइल इधर से उधर चलती रही और इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया और बोला, निश्चय कर रहे थे, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। अब लोग इस पेड़ को खुद नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से क्या है, संबंधित हैं और यह पेड़ की समस्या, यहाँ कहाँ की समस्या है, पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। जो किसके अधीन है? कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मान करके, जरूरी मान करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ। वहां से उत्तर आते ही इस पेड़ को क्या होगा, कटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लान में गिरा, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन ये फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर सकते हैं। दूसरे दिन क्या आया, यह जवाब आया कि इसे हमें क्या करना है, हार्टिकल्चर माने उद्यान कृषि के
विभाग को यह जानकारी देते। क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट मतलब कृषि विभाग जो है अनाज और खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का अधिकार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। रात को दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश न करें, मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ न बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ इतना तुम्हारे बूढ़े पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं हुआ। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई बारिश है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर देने की कोशिश करूँगा। मैं लावारिश हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत। अब क्या किया जाए? इस पर एक मन चले का, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काट दिया जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है। एक क्लर्क ने कहा, यह भी तो ठीक कहता है, यदि इसको बीच में से काट दिया गया तो क्या होगा? यह मर जाएगा। यह भी एक गंभीर समस्या है। आदमी को काटने वाले युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नत कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंचे उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग को का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ों की जांच करके रिपोर्ट भी भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर ऑपरेशन सफल होने के बाद यह आदमी क्या होगा? मर जाएगा। यह आदमी क्या होगा? मर जाएगा। यह हमारे देश की क्या है? परंपरा। एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, दूसरे दफ्तर से तीसरे ऑफिस, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवें, कभी क्लर्क के पास, कभी चपरासी के पास, कभी बाबू के पास, कभी किसी के पास। यह फाइलों का क्रम जो हमारे देश में चलता है उसकी गंभीर समस्या का क्या किया गया है? यहाँ पर व्यंग कटाक्ष पर किया गया। आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के रूप में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया, यह मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम
तुमको खबर होने तक, हम खाक हो जाएंगे तुमको। दबा हुआ आदमी एक आंख भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, मैंने तो माना कि तगाफुल न करोगे, विलंब न करोगे, देर न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे। हम क्या होंगे? खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। मिर्जा गालिब का यह शेर है कि तुमको जब तक खबर होगी तो हम क्या हो जाएंगे? राख हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे। माली ने जबे में मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो कि यूं तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। जब इतनी बात सुनी तो माली ने अचंभे से पूछा कि क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया, क्लर्क ने हेड क्लर्क को बताया। फिर वही क्रम चला। थोड़े ही देर में सेक्रेटरिएट में अफवाह फैल गए कि दबा हुआ आदमी क्या है? शायर। बस फिर क्या था? लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लान भांति भांति की कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, वो भी रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी क्या है? एक कवि है, इसीलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि कल्चरल डिपार्टमेंट से इसका संबंध। कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। दबे हुए आदमी ने कहा, जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। ओस? क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल में ही प्रकाशित हुआ था? दबे हुए कवि ने उनका सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा कि क्या तुम हमारे अकादमी के मेंबर हो? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि नहीं। आश्चर्य। सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है? वो कैसे भूल हो गई हमसे? कितना बड़ा कवि और कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट दी। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा कवि के पास आया, बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपने केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी ने कहा, यह हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया, बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरखास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं भी जीवित हूँ। कभी कर बोला, मुझे चिंता है। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है।
शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटेरिएट के लॉन में लगाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा है कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए क्या होंगे, बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया कि मगर एक आदमी की जान का सवाल है। दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है। दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती। क्या हम उसकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुप्रीटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उनके सामने पेश करेगा। जो ये फैसला देंगे वही सबको स्वीकार। शाम के 5 बजे स्वयं सुप्रीटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो, आते हो, खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते ही आज तुम्हारी फाइल क्या हुई, पूर्ण हो गई। आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी बात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल पूर्ण हो चुकी थी। तो इस हास्य व्यंग के माध्यम से हमारे भारतवर्ष की जो फाइलों की परंपरा है कि किसी एक व्यक्ति की फाइल चपरासी से सेक्रेटरी से हेड सेक्रेटरी से विभिन्न प्रकार के दफ्तरों में इधर से उधर जो चलने की परंपरा है, उसी पर कटाक्ष किया गया था। उसी को दिखाने का प्रयास कृष्णन चंद्र ने किया था कि हमारे देश की ये जो परंपरा, फाइलों की जो परंपरा है, वह निरंतर इसी प्रकार आगे की ओर बढ़ती जा रही है। इस हास्य के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी प्रकार इस परंपरा को समाप्त करना चाहिए। तभी हमारे देश का विकास, हमारे समाज का विकास, यहाँ रहने वाले लोगों का विकास, सभी का विकास संभव हो सकता है।